आज हम इस वीडियो में 5 सवालों के जवाब जानते हैं। जैसे सवाल नंबर 1, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना क्यों हुई और इसके पीछे असली मकसद क्या था। सवाल नंबर 2, बीएसपी को सत्ता तक पहुंचाने में मायावती की क्या रणनीति थी। सवाल नंबर 3, उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार ने कौन कौन से बड़े फैसले और काम किए। सवाल नंबर 4, आज बीएसपी की लोकप्रियता पहले जैसी क्यों नहीं रही, इसके पीछे कौन कौन से कारण है। सवाल नंबर 5, क्या भविष्य में बीएसपी फिर से सत्ता में आ सकती है, इसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं सवाल नंबर 1, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना क्यों हुई और इसके पीछे असली मकसद क्या था। दरअसल बहुजन समाज पार्टी की स्थापना भारत में सामाजिक असमानता और राजनीतिक उपेक्षा के खिलाफ एक संगठन प्रयास के रूप में हुई थी। इसका उद्देश्य उन वर्गों को अधिकार, सम्मान और सत्ता में भागीदारी दिलवाना था जो लंबे समय से समाज में पीछे रह गए थे, जैसे दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग और अन्य वंचित समुदाय। इस पार्टी की स्थापना काशीराम जी ने 14 अप्रैल 1984 को की थी। काशीराम जी का मानना था कि भारत की राजनीति में हमेशा कुछ ही वर्गों का दबदबा रहा है, जबकि बहुसंख्यक आबादी यानी बहुजन को बराबरी का अवसर नहीं मिला है। बहुजन शब्द का अर्थ है बहुसंख्यक लोग, जिनमें समाज के वह सभी वर्ग शामिल हैं जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से कमजोर रहे हैं। काशीराम जी ने यह समझा कि जब तक बहुजन समाज खुद राजनीति में भागीदार नहीं करेगा, तब तक उनकी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। इसी सोच के साथ उन्होंने राजनीतिक सत्ता ही मास्टर की है का नारा दिया। इसका मतलब था असली बदलाव तभी आएगा जब वंचित वर्ग सत्ता में पहुंचेगा और अपने फैसले खुद लेगा। बीएसपी की विचारधारा पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों का गहरा प्रभाव था। अंबेडकर ने हमेशा सामाजिक समानता, शिक्षा और अधिकारों की बात की थी। बीएसपी ने इन सिद्धांतों को अपनाते हुए उन्हें राजनीतिक रूप दिया ताकि दलित और पिछड़ा वर्ग केवल सामाजिक ही नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से भी सशक्त हो सके। बीएसपी बनने से पहले काशीराम जी ने बैमसेफ यानी कि बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉय फेडरेशन और डीएस4 यानी कि दलित शोषित समाज संघर्ष समिति जैसे संगठनों के माध्यम से लोगों को जागरूक और संगठित किया। इस संगठनों का उद्देश्य था बहुजन समाज को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और उन्हें एकजुट करना। जब यह आधार मजबूत हो गया तब बीएसपी को एक राजनीतिक पार्टी के रूप में स्थापित भी किया गया था। इस पार्टी का असली मकसद केवल चुनाव जीतना नहीं था बल्कि समाज में बराबरी और न्याय स्थापित करना था। बीएसपी ने जाति व्यवस्था और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई और कहा कि सभी लोगों को समान अधिकार मिलने चाहिए। इसके साथ ही पार्टी ने आर्थिक असमानता को भी एक बड़ी समस्या माना और गरीब तथा वंचित वर्गों के लिए बेहतर अवसरों की मांग की। बीएसपी की स्थापना के पीछे एक महत्वपूर्ण उद्देश्य सामाजिक सम्मान की लड़ाई भी था। दलित और पिछड़े वर्गों को अक्सर समाज में भेदभाव और अपमान का सामना करना पड़ता था। बीएसपी ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि वह भी समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है, उन्हें सम्मान के साथ जीने का पूरा अधिकार है। संक्षेप में बीएसपी की स्थापना एक सामाजिक और राजनीतिक बदलाव की दिशा में उठाया गया कदम था। इसका मकसद बहुजन समाज को संगठित करना, उन्हें जागरूक बनाना और उन्हें सत्ता में भागीदारी दिलाकर एक समान और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करना था। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 2, बीएसपी को सत्ता तक पहुंचाने में मायावती जी की रणनीति क्या थी। दरअसल बहुजन समाज पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने में मायावती जी की रणनीति बेहद व्यवहारिक, योजनाबद्ध को समय के अनुसार बदलने वाली थी। उन्होंने एक ऐसी राजनीतिक शैली अपनाई जिसमें सामाजिक समीकरण, संगठन और प्रशासनिक छवि तीनों का संतुलन दिखता है। मायावती जी की सबसे अहम रणनीति सोशल इंजीनियरिंग थी। शुरुआत में बीएसपी को दलितों की पार्टी माना जाता था, लेकिन उन्होंने इसे व्यापक बनाया। उन्होंने समझा कि केवल एक वर्ग के वोट से पूर्ण बहुमत मिलना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने अलग अलग जातियों को जोड़ने की रणनीति अपनाई। खासकर दलित और ब्राह्मण गठजोड़ उनका सबसे सफल प्रयोग रहा। 2007 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इसी समीकरण के कारण बीएसपी को पूर्ण बहुमत मिला, जो उनकी रणनीति की सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है। उन्होंने ब्राह्मण समुदाय को जोड़ने के लिए ब्राह्मण दलित भाईचारा का संदेश दिया और कई ब्राह्मण नेताओं को पार्टी में महत्वपूर्ण पद दिए। इससे बीएसपी की छवि एक सर्व समाज पार्टी के रूप में उभरी, न कि केवल एक जाति की पार्टी के रूप में। दूसरी बड़ी राजनीति थी मजबूत संगठन तैयार करना। बीएसपी का संगठन बूथ स्तर तक सक्रिय था। कार्यकर्ताओं को स्पष्ट जिम्मेदारी दी गई और हर क्षेत्र में वोटरों तक सीधा संपर्क बनाने पर जोर दिया गया। यह कैडर आधारित मॉडल था जिसने चुनाव के दौरान पार्टी को मजबूत जमीनी समर्थन दिया। मायावती जी ने टिकट वितरण में भी काफ़ी व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाए। उन्होंने उम्मीदवारों का चयन करते समय उनकी जीतने की क्षमता, स्थानीय प्रभाव और जातीय समीकरण को ध्यान में रख। इससे हर क्षेत्र में बीएसपी को अधिकतम समर्थन मिलने में मदद मिली। कानून व्यवस्था को सुधारना भी उनकी एक महत्वपूर्ण रणनीति थी। उत्तर प्रदेश में पहले अपराध और अव्यवस्था को लेकर लोगों में असंतोष था। मायावती जी ने सत्ता में आने के बाद सख्त प्रशासनिक कदम उठाए और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। इससे आम जनता, खासकर मध्यम वर्ग और व्यापारियों के बीच उनकी सरकार की छवि मजबूत हुई।
इसके अलावा उन्होंने प्रतीकात्मक राजनीति का भी प्रभावी उपयोग किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, काशीराम और अन्य बहुजन नायकों के नाम पर स्मारक और पार्क बनाए। इससे दलित समाज में आत्मसम्मान और पहचान की भावना मजबूत हुई। हालांकि इस पर आलोचना भी हुई, लेकिन इससे उनका कोर बैंक मजबूत बना रहा। मायावती जी ने समय समय पर गठबंधन राजनीति का भी इस्तेमाल किया। 1990 के दशक में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टियों के साथ गठबंधन किया, जिससे उन्हें सत्ता में आने और प्रशासनिक अनुभव हासिल करने का मौका मिला। बाद में उन्होंने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़कर अपनी स्थिति को और भी मजबूत किया। उनकी नेतृत्व शैली भी एक महत्वपूर्ण कारक रही। उन्होंने खुद को एक सख्त, निर्णायक और आत्मनिर्भर नेता के रूप में प्रस्तुत किया। इससे उनके समर्थकों में विश्वास बढ़ा और पार्टी के भीतर अनुशासन भी बना रहा। संक्षेप में मायावती जी की रणनीति कई तत्वों का मिश्रण थी: सोशल इंजीनियरिंग, मजबूत संगठन, व्यवहारिक उम्मीदवार चयन, कानून व्यवस्था पर जोर, प्रतीकात्मक राजनीति और समय के अनुसार गठबंधन। इन सभी रणनीतियों ने मिलकर बीएसपी को न केवल चुनावी सफलता दिलाई, बल्कि उसे उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक प्रमुख शक्ति भी बना दिया। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 3, उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार ने कौन कौन से बड़े फैसले और काम किए हैं। दरअसल बहुजन समाज पार्टी की सरकार, खासकर मायावती के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में कई ऐसे फैसले और कार्यों के लिए जानी जाती है जिनका असर प्रशासन, सामाजिक न्याय और बुनियादी ढांचे पर देखा गया। सबसे प्रमुख कामों में कानून व्यवस्था को मजबूत करना शामिल है। 2007 से 2012 के कार्यकाल में सरकार ने अपराध पर नियंत्रण को प्राथमिकता दी। कई कुख्यात अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। पुलिस और प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ बिना दबाव के कार्रवाई हो। इस वजह से उस समय राज्य में कानून का राज स्थापित करने की कोशिश दिखाई दी और आम लोगों, खासकर व्यापारी और मध्यम वर्ग में सुरक्षा की भावना भी बढ़ी। दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र था सामाजिक न्याय और दलित सशक्तिकरण। सरकार ने अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के लिए कई योजनाएं लागू की। छात्रवृत्ति, आवास योजनाएं और आर्थिक सहायता जैसे कदम उठाए गए ताकि कमजोर वर्गों को शिक्षा और जीवन स्तर सुधारने का मौका मिल सके। इससे उन वर्गों में राजनीतिक और सामाजिक जागरूकता भी बढ़ी। तीसरा बड़ा काम था बुनियादी ढांचे का विकास। मायावती जी ने सरकार ने सड़कों, पुलों और एक्सप्रेसवे के निर्माण पर ध्यान दिया। राज्य में कई प्रमुख सड़क परियोजना शुरू की गई, जिससे कनेक्टिविटी बेहतर हुई, व्यापार व आवागमन को बढ़ावा भी मिला। इसके अलावा शहरी विकास के तहत भी कई योजनाएं चलाई गई। मायावती सरकार की एक खास पहचान रही स्मारक और पार्कों का निर्माण। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, काशीराम और अन्य बहुजन नायकों की याद में लखनऊ और नोएडा में बड़े बड़े स्मारक, पार्क और मूर्तें बनवाई गई, जैसे अंबेडकर पार्क और काशीराम स्मारक। उनका उद्देश्य बहुजन समाज के नायकों को सम्मान देना और उनके योगदान को सामने लाना था। हालांकि इन परियोजनाओं पर भारी खर्च को लेकर आलोचनाएं भी हुई। प्रशासनिक सुधार में बीएसपी सरकार के कामों में शामिल थे। सरकारी तंत्र में अनुशासन लाने की कोशिश की गई। अधिकारियों को समय पर काम करने और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखने के निर्देश दिए गए। कई मामलों में अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई, जिससे प्रशासनिक शक्ति का संदेश भी गया। इसके अलावा मायावती सरकार ने भूमि और आवास से जुड़ी योजनाओं पर काम किया। गरीब और दलित परिवारों के लिए आवास योजना शुरू की गई, जिससे उन्हें रहने के लिए सुरक्षित जगह मिल सके। ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास कार्यों को बढ़ावा दिया गया। एक और महत्वपूर्ण पहलू था सरकारी नौकरियों में आरक्षण नीति को लागू करना और उसे मजबूत करना। इससे दलित और पिछड़ा वर्गों को सरकारी सेवाओं में अधिक अवसर मिले। सरकार ने इस दिशा में कई कदम उठाए ताकि सामाजिक बराबरी को बढ़ावा मिल सके। हालांकि बीएसपी सरकार के कार्यकाल में कुछ आलोचनाएं भी सामने आई, खासकर स्मारकों पर खर्च, भ्रष्टाचार के आरोप और विकास के असमान वितरण को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए। फिर भी यह माना जाता है कि उस समय कानून व्यवस्था और सामाजिक पहचान के मुद्दों पर सरकार ने अपनी अलग छाप छोड़ी। संक्षेप में उत्तर प्रदेश में बीएसपी सरकार के बड़े कामों में कानून व्यवस्था सुधारना, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, बुनियादी ढांचे का विकास, बहुजन नायकों के सम्मान में स्मारक बनाना और प्रशासनिक शक्ति शामिल थे। इन फैसलों ने राज्य की राजनीति और समाज पर दीर्घकालीन प्रभाव भी डाला। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 4, आज बीएसपी की लोकप्रियता पहले जैसी क्यों नहीं रही, इसके पीछे कौन कौन से कारण हैं। जैसे बहुजन समाज पार्टी की लोकप्रियता में समय के साथ आई गिरावट कई राजनीतिक, सामाजिक और संगठनात्मक कारणों का परिणाम है। एक समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में मजबूत पकड़ रखने वाली यह पार्टी आज पहले जैसी प्रभावशाली नहीं दिखती और इसके पीछे कई महत्वपूर्ण वजह है। सबसे बड़ा कारण है बदलते राजनीतिक समीकरण। पहले बीएसपी का कोर वोट बैंक दलित समुदाय था, जो काफ़ी हद तक एकजुट रहता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में अन्य पार्टियां जैसे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने भी दलित वोटों को आकर्षित करने की कोशिश की। उन्होंने नई योजना, कल्याणकारी कार्यक्रमों और मजबूत जमीनी अभियान के जरिए बीएसपी के पारंपरिक वोट बैंक में सेध लगाई। दूसरा कारण है संगठन की कमजोरी। बीएसपी का कैडर आधारित ढांचा पहले काफ़ी मजबूत था, लेकिन समय के साथ कई अनुभवी नेता और कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर अन्य दलों में चले गए।
इससे जमीनी स्तर पर पार्टी की पकड़ कमजोर हुई। बूथ स्तर पर सक्रियता कम होने से चुनावी प्रदर्शन पर भी असर पड़ा। तीसरा बड़ा कारण नेतृत्व शैली को लेकर उठने वाले सवाल भी है। मायावती जी की छवि एक मजबूत नेता की रही है, लेकिन समय के साथ यह भी कहा जाता है कि पार्टी में नए नेतृत्व को उभरने का मौका कम मिला। इससे युवाओं और नए वोटरों के बीच पार्टी की पकड़ कमजोर हुई। आज की राजनीति में जहां नए चेहरे और नई सोच को महत्व दिया जाता है, वहां बीएसपी इस मामले में पीछे रह गई। चौथा कारण है बदलती सामाजिक और राजनीतिक रणनीतियों का असर। सोशल इंजीनियरिंग मॉडल जिसने 2007 में बीएसपी को बड़ी सफलता दिलाई थी, बाद में उतना प्रभावी नहीं रहा। दलित प्लस ब्राह्मण जैसे गठजोड़ समय के साथ कमजोर पड़ गए और अन्य पार्टियों ने भी इसी तरह की रणनीतिक अपनाकर बीएसपी को बढ़त को कम कर दिया। पांचवा कारण है चुनावी गठबंधनों और रणनीति में स्पष्टता की कमी। बीएसपी ने कई बार अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया, जबकि अन्य पार्टियां गठबंधन बनाकर मजबूत स्थिति में आ गई। इससे वोटों का बंटवारा हुआ और बीएसपी को नुकसान उठाना पड़ा। इसके अलावा पार्टी की सार्वजनिक सक्रियता भी कम होती गई। पहले बीएसपी के बड़े आंदोलन, रैलियां और जनसंपर्क कार्यक्रम चर्चा में रहते थे, लेकिन हाल के वर्षों में यह गतिविधियां कम नजर आई। इससे आम जनता के बीच पार्टी की मौजूदगी कमजोर हुई। एक और कारण है नई पीढ़ी के वोटरों का रुझान। युवा मतदाता आज विकास, रोजगार और आधुनिक मुद्दों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। बीएसपी की छवि अभी भी मुख्य रूप से पहचान और सामाजिक न्याय की राजनीति तक सीमित मानी जाती है, जिससे वह नए वोटरों को उतना आकर्षित नहीं कर पा रही है। हालांकि यह भी सच है कि बीएसपी का एक स्थायी वोट बैंक अभी भी मजबूत है, खासकर कुछ क्षेत्रों में। लेकिन पहले जैसी व्यापक लोकप्रियता बनाए रखने के लिए पार्टी को अपनी रणनीति, संगठन और नेतृत्व में बदलाव की जरूरत महसूस हो रही है। संक्षेप में बीएसपी की लोकप्रियता में गिरावट के पीछे कई कारण हैं। वोट बैंक का बंटना, संगठन की कमजोरी, नेतृत्व को लेकर सवाल, पुरानी रणनीतियों का असर कम होना और बदलते रणनीतिक माहौल के साथ तालमेल न बिठा पाना, इन सभी कारणों ने मिलकर पार्टी की स्थिति को पहले से कमजोर कर दिया है। अब लास्ट में हम जानते हैं सवाल नंबर 5, क्या भविष्य में बीएसपी फिर से सत्ता में आ सकती है? इसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? जैसे बहुजन समाजवादी पार्टी का भविष्य पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। भारतीय राजनीति, खासकर उत्तर प्रदेश जैसी बड़ी और जटिल सामाजिक संरचना वाले राज्य में परिस्थितियां तेजी से बदलती रहती है। ऐसे में यह संभव है कि बीएसपी सही रणनीति अपनाकर फिर से सत्ता में वापसी कर सकती है, लेकिन इसके लिए उन्हें कई स्तरों पर बदलाव करने होंगे। सबसे पहली जरूरत है अपने कोर वोट बैंक को मजबूत करना। बीएसपी की ताकत हमेशा दलित समुदाय रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इस वोट बैंक में भी बिखराव देखने को मिला है। पार्टी को फिर से जमीनी स्तर पर सक्रिय होकर दलित समाज के बीच भरोसा मजबूत करना होगा और उनके मुद्दे को प्रमुखता से उठाना होगा। दूसरी बड़ी राजनीति हो सकती है नई सोशल इंजीनियरिंग। 2007 में दलित प्लस ब्राह्मण गठजोड़ सफल रहा था, लेकिन आज की राजनीति में नए समीकरण बनाने होंगे। बीएसपी को पिछले वर्ग, ओबीसी और अति पिछड़े वर्ग यानी कि ईबीएस और मुस्लिम वोटों के साथ मजबूत तालमेल बनाना होगा। अगर यह वर्ग एक साथ आता है तो चुनावी गणित बदल सकता है। तीसरा महत्वपूर्ण कदम है संगठन को मजबूत करना। समय के साथ पार्टी का जमीनी ढांचा कमजोर हुआ है। बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ानी होगी, नए लोगों को जोड़ना होगा और पुराने कार्यकर्ताओं का विश्वास वापस जीतना होगा। एक मजबूत संगठन ही चुनाव में सफलता की नींव होता है। नेतृत्व में भी बदलाव और विस्तार की जरूरत है। मायावती का अनुभव और पहचान बीएसपी की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन साथ ही नए और युवा नेताओं को भी आगे लाना जरूरी है। इससे पार्टी में नई ऊर्जा आएगी और युवा मतदाताओं के बीच पकड़ मजबूत होगी। चौथा पहलू है मुद्दों का विस्तार। बीएसपी की पहचान अब तक सामाजिक न्याय और सम्मान की राजनीति से रही है, लेकिन आज के समय में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई और विकास जैसे मुद्दे भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। पार्टी को इन मुद्दों पर स्पष्ट और मजबूत एजेंडा तैयार करना होगा ताकि वह सभी वर्गों को आकर्षित कर सके। डिजिटल और मीडिया रणनीति पर भी ध्यान देना जरूरी है। आज की राजनीति में सोशल मीडिया एक बड़ा हथियार बन चुका है। बीएसपी को अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का अधिक उपयोग करना होगा और युवा वर्ग से जुड़ने के लिए नई तकनीकों को अपनाना होगा। इसके अलावा चुनावी गठबंधनों पर भी विचार करना जरूरी है। अगर बीएसपी सही समय पर सही पार्टियों के साथ गठजोड़ करती है तो वह अपने वोट शेयर को बढ़ा सकती है और मजबूत चुनौती पेश कर सकती है। हालांकि यह निर्णय बहुत सोच समझ कर लेना होगा ताकि पार्टी की पहचान और आधार कमजोर ना हो। संक्षेप में बीएसपी के पास फिर से सत्ता में आने की संभावना है, लेकिन इसके लिए उसे अपनी पुरानी रणनीतियों को अपडेट करना होगा। मजबूत संगठन, नए सामाजिक समीकरण, युवा नेतृत्व, व्यापक मुद्दे और आधुनिक पहचान, इन सभी का संतुलन बनाकर ही पार्टी दोबारा बड़ी राजनीतिक ताकत बन सकती है।